Welcome to Didya Classes, friends. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखो, इससे पहले अपनों ने जो बेसिक था यानी कि जो जनरल था वो अपनों ने पढ़ा था। इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हैं अपने, एग्रोनॉमी क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होती है, ठीक है। और आज अपना एक टॉपिक है, कौन सा पढ़ेंगे? बीज। कौन सा टॉपिक है? बीज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपने सीड। ये टॉपिक है, ठीक है। बीज और कौन कौन से, यानी कि जैसे उत्तम उत्तम बीज कौन सा, उसके गुण, उसके अलावा जो अंकुरण प्रतिशत है, ठीक है, और उनको प्रभावित करने वाले कारक, और जो 5 टाइप के अपने जो बीज है, जैसे फाउंडेशन वगैरह है, सर्टिफाइड है, ये अपने सिलेबस में है, ठीक है। तो अपने आज स्टार्ट करेंगे बीज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीज क्या होता है, ठीक है, मतलब कि बीज होता क्या है वो देखते हैं। देखो, ऐसी कोई भी चीज जो अपने समान स्वस्थ पौधा तैयार कर ले, वो क्या है? बीज है। उसमें आपकी जैसे जड़ है, जड़ भी हो सकती है, ठीक है, पत्ती भी हो सकती है, दाना भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मतलब कि अपने समान एक स्वच्छ पौधा तैयार करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अपने बीज, ठीक है। तो मैं आपको लिखा देता हूँ, डेफिनेशन लिख लो आप इसकी। देखो, दाना, फल, पत्ती, तना, या सॉरी वह जड़ का वह भाग। दाना, फल, पत्ती, तना व जड़ का वह भाग जो अपने समान जो अपने समान स्वस्थ पौधा तैयार करता है, ठीक है। यानी कि ये जो दाना, फल, पत्ती या तना या जड़ का कोई भी भाग जो अपने समान एक स्वच्छ पौधा तैयार करता है, वो क्या है? बीज है। या फिर अपने इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पुष्प का जो परिपक्व बीजांड है उसको अपने कहते हैं बीज, ठीक है। तो ये तो इसकी होगी डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो, वैसे तो 5 टाइप के बीज होते हैं। अगर अपने टाइप प्रकार की बात करें तो 5 टाइप के होते हैं, लेकिन वो अपने बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, जो मोटे मोटे इसके 2 टाइप होते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। इसमें पहला होता है ऑर्थो ऑर्थोडॉक्स बीज। पहला है ऑर्थोडॉक्स बीज, और दूसरा है कौन सा? रिकैल्सिट्रेट रिकैल्सिट्रेट बीज। ऑर्थोडॉक्स बीज और दूसरा है रिकैल्सिट्रेट बीज, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स जो बीज होते हैं वो कौन सा होता है? देखो, ऐसे बीज जो कम तापमान व नमी पर लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, उनको अपने कहते हैं ऑर्थोडॉक्स बीज। यानी कि कम तापमान व नमी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे बीज जो कम तापमान या जहां जो नमी है वहां उसमें लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, ऐसे कौन से बीज हैं? अगर उदाहरण की बात करें तो अनाज व दालें। यानी कि अनाज व दालों का जो बीज है, जो वो कम तापमान और नमी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। वो होते हैं ऑर्थोडॉक्स बीज। दूसरे अपने होते हैं रिकैल्सिट्रेट बीज। ये इसका उल्टा है, यानी कि ये कम तापमान व नमी में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। इसके उल्टा इसको आप लिख लेना, ठीक है। यानी कि ये जीवित नहीं रह सकते। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से हैं? जैसे आम है, या फिर
या फिर अपना जो नारियल के बीज होते हैं ना, आम या नारियल का जो बीज होते हैं वो रिकैल्सिट्रेट बीज के अंदर आते हैं। ये दो मोटे मोटे इसके बीज के प्रकार हैं, ठीक है। तो भाई इसको याद कैसे करोगे, ठीक है। क्या होता है कि पता नहीं चलता, गोल हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, सिंपल सी है, आपको याद रखना है क्या, ओला। ओला एक क्या है, गाड़ी है, कैब है, कभी बुक कराई होगी आपने, आपको, ठीक है। क्या करना है, इसको ए को ओ कर देना है। क्या करना है, ए को ओ यानी कि ओड़ो कर देना है, ठीक है। देखो ओ से क्या हुआ, ओ से हुआ ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। एल ओ यानी कि लॉन्ग लाइव्ड। लॉन्ग लाइव्ड का मतलब होता है लंबे समय तक जीवित रहना, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स याद रखना है, ओड़ो यानी कि ओड़ा एक कैब होती है, उसे आप याद रख लेना। ओड़ो याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, ये जिसको याद नहीं होता मिक्स हो जाते हैं ये, ठीक है। तो आप याद रख लेना, ऑर्थोडॉक्स यानी कि लॉन्ग लाइव्ड जो बीज होते हैं जो लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं कम तापमान व नमी में, वो कौन से होते हैं, ऑर्थोडॉक्स। और इसका उल्टा रिकैल्सिट्रेट जो कम तापमान व नमी में जो जीवित नहीं रह सकते लंबे समय तक, ठीक है। समझ आ गया यहां तक। इसके बाद अपने बात करते हैं बीज नियम की। बीज नियम, ठीक है, जिसको अपने इंग्लिश में कह देते हैं सीड एक्ट। सीड एक्ट, ठीक है। देखो बीज नियम जो सीड एक्ट है, ये संसद में इसका जो बिल पारित हुआ था, या कह लो आप बिल पास हुआ था संसद में, कब हुआ था, ये हुआ था 29 दिसंबर 1966 के अंदर, ठीक है। संसद में बिल पास हुआ था, ठीक है। लेकिन ये लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1996 के अंदर, ठीक है। संसद में बिल पास हुआ था 29 दिसंबर 1966, लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 के अंदर, ठीक है। यहां तक ठीक है, ओके। देखो अब अपने देखते हैं कि जो बीज उत्पादन जो एजेंसियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। बीज उत्पादन एजेंसी, या आप इंग्लिश में लिख लो, लिखना चाहो तो सीड प्रोडक्शन एजेंसी, ठीक है। कौन कौन सी है, सबसे पहले कौन सी है, एनएससी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ठीक है। हिंदी में लिखो आप, राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम कब लागू हुई थी, ये लागू हुई थी 1963 के अंदर। कब, 1963 के अंदर नेशनल सीड कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय बीज निगम, ये 1963 के अंदर, ठीक है। ये जो संस्था है पंजीकृत हुई थी। क्या काम है इसका, इस संस्था का क्या काम है, इसका काम है जो अपने आधार बीज होते हैं ना, जिसको अपने कहते हैं फाउंडेशन सीड, आधार बीज का उत्पादन व वितरण। क्या काम है इसका, आधार बीज का उत्पादन व वितरण, इसका काम है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय बीज निगम 1963 के अंदर ये संस्था पंजीकृत हुई थी, ठीक है। इसके अलावा एक और जो है बीज उत्पादन एजेंसी, वो कौन सी है, वो है, उसका नाम है 2 नंबर RSSC। RSSC ये 1978 के अंदर, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, ठीक है। यानी कि राजस्थान राज्य है, बीज राजस्थान राज्य बीज निगम। राजस्थान राज्य बीज निगम 1978 के अंदर ये इसकी स्थापना हुई थी, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन।
ये दो बीज उत्पादन एजेंसी है, ठीक है। क्या पढ़ा आप लोगों ने, बीज क्या होता है, और बीज मतलब बीज की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी अपनों ने, और हमने जो दो एजेंसी है वो पढ़ी, और सीड जो एक्ट है वो पढ़ा, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, अपने पढ़ेंगे जो उत्तम बीज है ना, उत्तम बीज के क्या गुण है, ये अपने सिलेबस में है, उत्तम बीज के क्या गुण है, ठीक है। उत्तम उत्तम बीज के गुण, उत्तम बीज के गुण, उत्तम बीज के गुण। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उन्नत किस्म किसे कहते हैं, उन्नत उन्नत किस्म किसे कहते हैं। देखो, एक होती है लोकल वैरायटी जिसको अपने देसी या स्थानीय किस्म कह देते हैं, ठीक है। उससे यानी कि जो स्थानीय किस्म है उससे 10 से 15% 10 से 15% अधिक उपज, यानी कि ये जो उन्नत किस्म होती है वो स्थानीय जो अपनी जो किस्म है उससे 10 से 15% अधिक उपज देती है, अधिक यील्ड देती है, ठीक है। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की जो जलवायु है या मिट्टी है उसके प्रति ये अनुकूल है, ठीक है, या निश्चित समय में ये परिपक्व हो जाती है, उसे कहते हैं उन्नत किस्म, ठीक है। अब अपने एक एक करके उत्तम बीज के जो गुण हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अपना जो फर्स्ट नंबर आएगा वो है आपका आनुवंशिक आनुवंशिक शुद्धता। कौन सा, आनुवंशिक शुद्धता, जिसको अपने इंग्लिश में कह सकते हैं जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी, आनुवंशिक शुद्धता। क्या है ये आनुवंशिक शुद्धता, देखो अपने ने प्योर क्रॉप लगाई, उस क्रॉप के अंदर या तो कोई और क्रॉप मिक्स होगी या फिर उसी क्रॉप की वैरायटी की कोई अदर वैरायटी है वो इसमें मिक्स होगी, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, यानी कि फसल में, मुख्य फसल में लिख लेना, मुख्य फसल में अन्य फसल या फिर अन्य किस्म का यानी कि जो मुख्य फसल है उसमें अगर जो फसल में अन्य फसल या कोई आपकी वैरायटी है किस्म, उसमें कोई अन्य किस्म मिक्स होगी, वो मतलब कि वो उसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है, देखो 99% से ऊपर आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी 99%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ आपने मान लो कि गेहूं क्रॉप लगाई, ठीक है, गेहूं के आपने गेहूं के 99% तो चलो बीज गेहूं के है, ठीक है, यानी कि 99 बीज गेहूं के है और एक बीज किसका है उसमें, राइस का आ गया, ठीक है। इसका मतलब 99% उसमें क्या है, आनुवंशिक शुद्धता है, जेनेटिक प्योरिटी है। अगर 99 की जगह जगह 98 भी है तो उसको अपने आनुवंशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी वाला बीज नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो 99% से ज्यादा होती है। देखो आपने नाम सुना होगा रॉगिंग, सुना है, क्या होता है रॉगिंग। देखो जो ऑफ टाइप प्लांट होते हैं ना उनको फील्ड से हटाना ही क्या कहलाता है, रॉगिंग, ठीक है। ऑफ टाइप जो प्लांट होते हैं, कौन से, ऑफ टाइप प्लांट को फील्ड से रिमूव करने को क्या कहते हैं, रॉगिंग। अब भैया ऑफ टाइप प्लांट कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, या तो दूसरी फसल यानी कि मेन जो फसल है आपकी मुख्य फसल उसमें या तो कोई दूसरी फसल है या फिर जो आपकी वैरायटी है उसमें किसी दूसरी वैरायटी के बीज मिल जाना, वो क्या, वो जो प्लांट होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, ऑफ टाइप प्लांट कहलाते हैं। और उनको रिमूव करना खेत से क्या कहलाता है, रॉगिंग कहलाता है। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा समझ लो। देखो ये आपका क्या है, फील्ड है, ये आपका क्या है, फील्ड है। इसमें आपने कोई क्रॉप लगा दी, मान लो आपने क्रॉप लगा दी, ये कौन सी है, गेहूं की, गेहूं की
ठीक है, गेहूं की क्रॉप लगा दी। इसमें यानी कि इसमें कुछ पौधे किसके आगे, धान के आगे। कुछ पौधे किसके आगे, धान, यानी कि मुख्य फसल आपकी गेहूं है, कुछ पौधे धान के आगे। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि आपने गेहूं की एक वैरायटी लगाई, कौन सी, ये वैरायटी लगाई आपने सोनालिका। कौन सी, सोनालिका। और इसमें कुछ जो पौधे हैं वो कौन सी वैरायटी के आगे, लोक वन के। दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं। गेहूं की फसल है, कुछ पौधे धान के आगे, जो कुछ पौधे धान के आए उनको कहेंगे अपने ऑफ टाइप। सोनालिका वैरायटी लगाई, कुछ पौधे लोकवन के आगे, जो लोकवन के पौधे आए, लोकवन वैरायटी के, लोकवन किस्म के जो पौधे आए उसको अपने कहेंगे क्या, ऑफ टाइप प्लांट। और उन ऑफ टाइप प्लांट को रिमूव करना, खेत से हटाना ही क्या कहलाता है, रोगिंग। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। देखो अभी मैंने जो पहला आपको बताया था क्या, आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी। देखो आनुवांशिक शुद्धता और जेनेटिक प्योरिटी के लिए एक परीक्षण या एक टेस्ट के दो किया जाता है, वो कौन सा है, वो है ग्रो आउट टेस्ट। कौन सा है, ग्रो आउट टेस्ट। गुरुजी हिंदी में लिखवाओ। अरे हिंदी में ही यही है, आप कुछ नहीं, टेस्ट का परीक्षण कर देना बस। क्या है, ग्रो आउट परीक्षण, ग्रो आउट टेस्ट या ग्रो आउट परीक्षण, ये जो जेनेटिक प्योरिटी, आनुवंशिक शुद्धता है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, ये अपना उत्तम बीज के जो गुण था उनमें जो फर्स्ट जो मुख्य लक्षण कह सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा है, कौन सा है, भौतिक शुद्धता। कौन सा है, दूसरा कौन सा है, भौतिक शुद्धता, या इसको आप कह लो फिजिकल प्योरिटी। भौतिक शुद्धता या फिजिकल प्योरिटी, क्या होती है भौतिक शुद्धता या फिजिकल प्योरिटी। देखो कंकर पत्थर या फिर कूड़ा कचरा या फिर फसल के अवशेष, क्या, फसल के अवशेष, इन सबको कंकर जो आपका, जो आप मतलब सोयाबीन के लिए बीज ले रहे हो, सीड ले रहे हो, उसमें से कंकर पत्थर, कूड़ा कचरा या फसल के जो अवशेष है इनको हटा दिया जाता है। वही आपकी होती है क्या, फिजिकल प्योरिटी या भौतिक शुद्धता। जी कितनी होती है ये होती है 98% से ऊपर। ठीक है, भौतिक शुद्धता कितनी होती है, 98% से ऊपर होनी चाहिए एक, ठीक है, प्योर सीड के लिए। और जो आनुवंशिक शुद्धता बताई थी वो 99% से ऊपर। तो भाई ये फिर क्या है, ये जो कंकर पत्थर, कूड़ा कचरा और फसल के अवशेष हैं, ये क्या है, इनको कहते हैं क्या, डोकेज। क्या कहते हैं, डोकेज। कंकर पत्थर कूड़ा, या आप ऐसे बोल दो कि बीज के अंदर जो कंकर पत्थर, कूड़ा कचरा, फसल के अवशेष है उनको डोकेज कहते हैं। या फिर आप ऐसे बोल दो कि भौतिक अशुद्धता को क्या कहते हैं, डोकेज कहते हैं। ठीक है, भौतिक अशुद्धता को क्या कहते हैं, डोकेज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना जो तीसरा जो क्वालिटी कह दो या जो गुण कह दो उत्तम बीज का, वो है बीज ओज। क्या है, बीज ओज या कह दो सीड विगर। क्या, सीड विगर। ठीक है, बीज ओज या सीड विगर। देखो क्या होता है ये बीज ओज या सीड विगर से मतलब है, यानी कि जो बीज की उम्र या जो उसकी क्रियात्मक जो स्वास्थ्य से संबंध है। ठीक है, यानी कि बीज की उम्र क्रियात्मक से संबंध। देखो इससे क्या होता है, यानी कि बीज की उम्र, यानी कि अगर बीज की उम्र कम है, यानी कि बीज अभी क्या है, यंग है, तो उसका जो बीज ओज होगा वो ज्यादा होगा। जो बीज की उम्र ज्यादा हो गई, यानी कि आपने
यूज कर लिया उसको, उसकी एज उम्र ज़्यादा है, तो उसका जो सीड विगर होगा या बीज होगा वो कम होगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि तीव्रता से जो मतलब पौधों में जो वृद्धि होती है या समान अंकुरण होता है वो इस बीज ओज के कारण होता है। ठीक है, कितने पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए। उत्तम बीज के जो गुण पढ़ रहे थे अपने, उनमें अपनों ने 3 पढ़ लिए। ठीक है, अब अपने चौथा जो पढ़ेंगे वो कौन सा है? अंकुरण क्षमता। कौन सा? अंकुरण क्षमता, या आप कह सकते हो जर्मिनेबिलिटी। क्या? जर्मिनेबिलिटी। देखो क्या होता है अंकुरण क्षमता। देखो बीज, उत्तम बीज वो बीज होता है जिसकी अंकुरण क्षमता हाई होती है या उच्च होती है, उसको कहते हैं अपने अंकुरण क्षमता। यानी कि देखो आपने 100 बीज लगाए खेत में, 100 बीज लगाए, उसमें से 80 बीज तो क्या हुआ, 80 बीज का मतलब 80 बीज का अंकुरण हो गया और 20 बीज का अंकुरण नहीं हुआ। ठीक है, 20 बीज का अंकुरण नहीं हुआ तो फिर उसकी अंकुरण जो प्रतिशतता है या जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कितनी हुई? 80 हुई। कितनी हुई? 80 हुई। ठीक है, यानी कि उस बीज में जो अंकुरण करने की जो क्षमता थी वो कितनी थी? 80% थी। ठीक है, अब अलग अलग क्रॉप की अलग अलग अंकुरण क्षमता होती है, अलग अलग क्रॉप की अलग अलग अंकुरण क्षमता होती है। तो मैं आपको सारे लिखा देता हूं। ठीक है, इधर तो अपने क्रॉप लिखेंगे, इधर अंकुरण क्षमता। देखो सबसे जो ज्यादा अंकुरण क्षमता होती है वो किसकी होती है? अंकुरण क्षमता या अंकुरण प्रतिशत बोलो आप, अंकुरण प्रतिशत कौन सी क्रॉप की होती है? वो है मक्का। किसकी होती है? मक्का की। कितनी होती है? इसकी होती है 90%। यानी कि आप 100 बीज लगाओगे खेत में, उसमें से 90 जो बीज है वो ग्रो करेंगे और 10 बीज ग्रो सबसे ज्यादा होती है किसकी? मक्का की। ठीक है, उसके बाद में किसकी होती है? उसके बाद में देखो सरसों, सरसों, चना, गेहूं और जौ। सरसों, चना, गेहूं और जौ, इन चारों जो क्रॉप है इनकी होती है कितनी? 85%। कितनी होती है? 85%। ठीक है, इसके बाद में, इसके बाद में अपने हैं ज्वार, तिल, धान, रिजका और कौन सी? बरसीम। रिजका और बरसीम। इनका जो अंकुरण परसेंट या कह लो अंकुरण प्रतिशत कह लो वो कितना होता है? 80%। कितना होता है? 80%। ठीक है, इसके बाद में जो क्रॉप आती है वो कौन सी है? 3 नंबर। ठीक है, उसमें है बाजरा, मोठ, मूंग, उड़द। बाजरा, मोठ, मूंग, उड़द, अरहर या फिर चवड़ा। इन सब का जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो कितना होता है? वो होता है 75%। कितना होता है? 75%। ठीक है, इसके बाद में अपनी क्रॉप आती है कौन सी? मूंगफली। कौन सी? मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और ग्वार। इन सब का जो होता है कितना होता है? 70% जर्मिनेशन परसेंट। ठीक है, सबसे कम होता है किसका? सबसे कम होता है कपास का। कितना होता है? 65%। सबसे कम होता है कपास का 65%। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है मक्का का 90%। उसके बाद में 85% होता है सरसों का, चना का, गेहूं और जौ का। ठीक है, उसके बाद ज्वार, तिल, धान, रिजका और बरसीम। बरसीम का होता है 80%। ठीक है, फिर उसके बाद बाजरा, मोठ, मूंग, उड़द, अरहर, चवड़ा, इसका 75%। फिर मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, ग्वार का होता है
70% और सबसे कम होता है कपास का 65%। गुरुजी याद कैसे करेंगे? देखो बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने याद किए थे वैसे आपके भी याद हो जाएंगे। बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा इनको, लेकिन वैसे फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो ये दोनों तो आपको याद होंगे। मक्का का सबसे ज्यादा होता है कितना? 90%। सबसे कम कपास का होता है कितना? 65%। दो तो हो गए आपको याद, ठीक है। उसके बाद में सरसों है, चना है, गेहूं है, जो चारों की चारों क्रॉप है कौन सी? रबी। और चारों की चारों क्रॉप मेजर क्रॉप है, ऐसे बोल लो कि सबसे ऊपर मक्का को रख दिया, उसके बाद में जो रबी की मेजर क्रॉप है उनको रख दिया कितना? 85%, ठीक है। उसके बाद में इनसे जो कम मेजर क्रॉप है, जैसे आपकी ज्वार है, तिल है, धान है, रिजका, बरसिम, या ये सब खरीफ में, ऐसे बोल दो, याद कर सकते हो आप, ठीक है। कितना है? 80%, ठीक है भाई। उसके बाद में जो दाल वाली क्रॉप है ना, जैसे मोठ, मूंग, उड़द, अरहर, चवड़ा, सब की सब, एक बाजरा को छोड़ के, बाजरा को साथ में याद करना है, ठीक है। इनका कितना होता है? 75%, यानी कि सभी दाल वालियों का कितना होता है? 75%। उसके बाद में जो आपकी तेल वाली फसलें होती ना, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और एक ग्वार अलग से, तो इनका कितना हुआ? 70%। और सबसे कम कपास का 65%, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, ठीक है। गुरुजी ये निकालेंगे कैसे? देखो ये जो परसेंटेज है ना, ये कैसे निकाले जाते हैं? इसके एक फॉर्मूला आता है, जर्मिनेशन परसेंट, या आप कह लो अंकुरण प्रतिशतता, ठीक है, अंकुरण प्रतिशतता। उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला है, देखो नीचे आएगा, कुल बोए गए बीजों की संख्या, और ऊपर आएगा उगे गए बीजों की संख्या, उगे गए बीजों की संख्या मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। उगे गए बीजों की संख्या डिवाइड बाय कुल बोए गए बीजों की संख्या इनटू 100, यानी कि आपने कुल जो सीड की सोविंग की, कितने 100 बीज बोल दिए, ठीक है। उसमें से 100 बीज बोल दिए, उसमें से आपके जो ग्रो करके 75 बीज ग्रो करके इनटू 100, ठीक है। तो अंकुरण प्रतिशत जर्मिनेशन परसेंट कितनी आ जाएगी? 100 से 100 काट दो, कितनी? 75% आपकी क्या हो गई? जर्मिनेशन परसेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि कुल बोए गए बीजों की संख्या नीचे आएगी, उगे गए बीजों की संख्या ऊपर आएगी, और आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अपने 4 उत्तम बीज के गुण पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं जो 5 नंबर। 5 नंबर है आपका, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट, या बीज में नमी की मात्रा, बीज में नमी की मात्रा। एक उचित भंडारण के लिए अलग अलग क्रॉप की अलग अलग जो नमी होती है वो होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको लिखाऊं, जैसे अनाज वाली जो फसलें होती है उनमें जो नमी की मात्रा होती है वो कितनी होती है? वो होती है 12 से 13%। कितनी होती है? 12 से 13%। और जो दाल वाली होती है उसमें जो नमी की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 9%। कितनी? 9%। और जो तेल वाली जो फसलें होती है अपनी, उनमें नमी की मात्रा होती है कितनी? 8%, ठीक है। अनाज वाली यानी कि जैसे गेहूं है, राइस है, उनमें 12 से 13%, दाल वाली में 9%, तेल वाली में जो नमी की मात्रा होनी चाहिए कितनी? 8%, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है।
उसके बाद में जो आपका जो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है या क्वालिटी है वो है रोग, 6 नंबर है ना, रोग मुक्तता। क्या है? रोग मुक्तता, या आप क्या कह सकते हो इसको, डिजीज फ्री, रोग मुक्तता या डिजीज फ्री। देखो बीज होता है ना, दो टाइप की होती है, दो टाइप की डिजीज होती है। एक होती है मृदा जनित और एक होती है बीज जनित। जो मृदा जनित होती है वो तो सोयल के अंदर जो कुछ जो कवक वगैरह होता है उनसे होती है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह। और जो मृदा जो सॉरी जो सीड जनित होती है ना, यानी कि जो बीज जनित या आप कह सकते हो सीड बोर्न जो डिजीज होती है, वो क्या होती है, पहले से ही किसमें होती है, सीड के अंदर कुछ या कवक या उनके कुछ वो स्पोर होते हैं, उनसे होती है वो, ठीक है। तो वो जैसे ही अपने बिना ट्रीटमेंट करे अगर अपने उसमें सोविंग कर दी फील्ड में, तो वो जैसे ही प्लांट ग्रो करेगा उसके साथ ही वो प्लांट को नष्ट कर देती है, उसके साथ ही वो डिजीज उसमें लग जाती है। इसलिए सीड को अपने जो पहले ट्रीटमेंट करके बीज उपचार करके अपने उसकी सोविंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो सीड ट्रीटमेंट का है ये भी चैप्टर है, अपने पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, बीज में थोड़ा वो अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है मैच्योरिटी या परिपक्वता। क्या है? मैच्योरिटी या परिपक्वता। देखो एक उत्तम जो बीज होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, परिपक्व होता है। उत्तम बीज जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, परिपक्व होता है, ठीक है। अपनों ने 7 पढ़ लिए उत्तम बीज के गुण। फिर अपना जो 8 नंबर है वो है वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान, या आप इसको बोल दो क्या, रियल वैल्यू। क्या? रियल वैल्यू। वास्तविक उपयोगिता मान या रियल वैल्यू, ये जो एक उत्तम बीज के अंदर कितनी होनी चाहिए, 75% से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 75% से ऊपर होनी चाहिए, 75% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तविक उपयोगिता मान 75% से कम है तो उसको अपने उत्तम बीज नहीं कहेंगे, ठीक है। देखो निकालते कैसे हैं इसको, कैसे निकालेंगे रियल वैल्यू, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, अंकुरण प्रतिशत इनटू शुद्धता प्रतिशत डिवाइड बाय 100। अंकुरण प्रतिशत अभी अपनों ने बात कर ली, फॉर्मूला बताया था आपको कैसे निकाली जाती है। अंकुरण प्रतिशतता इनटू शुद्धता प्रतिशत डिवाइड बाय 100, ये क्या है आपकी रियल वैल्यू निकल जाएगी इससे, ठीक है। या तो ये दोनों दिए होंगे निकाल लेना, या फिर ये अगर नहीं दिया होगा तो आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से पहले इसको निकाल लेना और फिर रियल वैल्यू को निकाल लेना, ठीक है। तो ये अपनों ने 8 जो गुण थे वो पढ़े। और अब अपना जो लास्ट जो उत्तम बीज का गुण है वो है 9 नंबर, बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता, या फिर इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सीड वाइबिलिटी। क्या? सीड वाइबिलिटी, ठीक है। क्या होती है बीज की जीवन क्षमता या सीड वाइबिलिटी, क्या होती है? देखो ये क्या होती है, इसमें ये देखा जाता है कि जो भ्रूण है, ठीक है, बीज के अंदर जो भ्रूण है वो जीवित है भी या नहीं, यानी कि वो देखा जाता है इसके अंदर, सीड वाइबिलिटी के अंदर भ्रूण जीवित है या मृत है वो इसके अंदर देखा जाता है। कैसे देखा जाता है वो देखते हैं अपने जो भ्रूण है वो जीवित है या मृत है उसके देखने के लिए जो 3-4 मेथड है वो देखते हैं। उसमें आपका जो पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है टेट्राजोलियम। कौन सा है? टेट्राजोलियम परीक्षण या टेट्राजोलियम टेस्ट, टेट्राजोलियम परीक्षण या टेट्राजोलियम परीक्षण, ठीक है। इसमें क्या करते हैं,
235 टेट्राजोलियम 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड के लो या फिर ब्रोमाइड। ये क्या है? ये एक रसायन है टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड। इसका 1% घोल लेते हैं। कितना? 1% घोल लेते हैं और इसमें अपने जो सीड होते हैं अपने उनको डुबोते हैं, यानी कि 1% घोल लेते हैं इसका और उसमें सीड को डुबोते हैं। देखो, जो जीवित बीज है उनका रंग चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है? वो हो जाता है लाल या गुलाबी। क्या हो जाता है? लाल या गुलाबी। यानी कि सीड को 1% टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के जो रसायन है इसके घोल में मतलब डुबाने पर जो जीवित बीज है उनका रंग लाल या गुलाबी हो जाता है। तो इससे अपने को पता चल जाता है कि ये जीवित बीज है, और जिनका रंग चेंज नहीं होता वो मृत बीज है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे टेट्राजोलियम परीक्षण से सीड की वायबिलिटी पता की जाती है, यानी कि जो भ्रूण है वो जीवित है या मृत है। ठीक है, ये जो लाल और गुलाबी रंग होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है फॉर्मेजन के कारण। किसके कारण? फॉर्मेजन के कारण। क्या पता कहीं पूछ ले किसके कारण होता है? ये फॉर्मेजन के कारण। ठीक है, इसको टेट्राजोलियम टेस्ट को इसका एक और नाम दिया है, वो कौन सा है? वो है जैविक परीक्षण। जैविक परीक्षण या बायोलॉजिकल टेस्ट भी इसको अपने कह सकते हैं। किसको? टेट्राजोलियम परीक्षण। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड है जिसे अपने पता कर सकते हैं कि जो भ्रूण है वो जीवित है या मर गया, वो है कौन सा? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इसमें भी वही करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का घोल लेते हैं और सीड के अंदर मतलब ये सीड है जो इसके घोल के अंदर अपने डुबोते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो मृत बीज है ना, मृत बीज, उनका जो कलर होता है, उनका जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है। उसमें क्या था? उसमें टेट्राजोलियम जीवित जो बीज होता है उनका जो कलर होता है लाल या गुलाबी हो जाता है, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर मृत बीज का रंग, यानी कि इसके जो घोल है उसमें जो शोषित करते हैं ना बीज, जो शोषित बीज के अंदर जो मृत बीज का रंग है वो चेंज हो जाता है। तो अपने को पता चल जाता है कि ये मृत बीज है, उनको फिर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसके बाद में दो और है, वो आप सीधे नाम ही लिख लो। ठीक है, एक है ग्रोडेक्स परीक्षण, और एक है आपका इंडिगो कार्बाइन विधि। ठीक है, ग्रोडेक्स परीक्षण, इंडिगो कार्बाइन विधि। और इसके अलावा इसमें आप लिख लो पोटेशियम परमैंगनेट जो टेस्ट है इसको अपने कहते हैं गुणवत्ता युक्त विधि है। ये कौन सी विधि है? ये एक गुणवत्ता युक्त विधि है। क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से बीज की जीवन क्षमता का पता करने या ज्ञात करने के लिए जो गुणवत्ता युक्त विधि है कौन सी है? आपको ऑप्शन में मिल जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, ग्रोडेक्स परीक्षण, इंडिगो कार्बाइन या फिर टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो आप टिक करोगे पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो एक गुणवत्ता युक्त विधि है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आज के लिए इतना ही था। तो अपनों ने क्या क्या पढ़ा आज? पहले पढ़ा कि बीज क्या होता है, बीज की नॉर्मल अपनों ने जो डेफिनेशन होती है वो पढ़ी, और जो दो आपको टाइप बताए थे ऑर्थोडॉक्स और रिकैल्सिट्रेट। ठीक है, नॉर्मल आपको वो याद होनी चाहिए। और आपको बताया था एक सीड एक्ट बताया था, बीज नियम, और जो दो एजेंसी बताई थी आपको। ठीक है, और फिर अपनों ने ये जो सारे मतलब कि जो उत्तम बीज के जो गुण होते हैं वो पढ़ाए, यानी कि कौन से टॉपिक कवर हो गए अपने? बीज, उत्तम बीज के गुण, अंकुरण प्रतिशत और उनको प्रभावित करने वाले कारक। सर आपने जो अंकुरण बीज को प्रभावित करने वाले कारक है वो तो पढ़ाए ही नहीं। अरे ये जो 9 पढ़ाई है ये ही अंकुरण जो बीज है उसको प्रभावित करने वाले कारक है। यानी कि जैसे देख लो मैंने शुरू में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? आनुवांशिक शुद्धता। देखो
आनुवंशिक शुद्धता बीज के अंकुरण को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी। देखो जैसे जो जेनेटिक प्योरिटी होती है कितनी होती है, 99% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब जो 99% से ज़्यादा जिसकी जेनेटिक प्योरिटी है उस बीज का जो अंकुरण होगा, उसका जो जर्मिनेशन होगा वो ज़्यादा होगा, और जो कम होगा 99% से उसका कम होगा। ठीक है, इसी तरीके से फिजिकल प्योरिटी है, बाकी मैंने बताया मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, ये सारे उसमें ही आ जाते हैं। ठीक है, और जो कुछ वातावरण से भी आप उसमें ऐड कर लेना, तापमान वगैरह है, सोइल वगैरह, ये सारे फैक्टर जो है वो उसको प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, जर्मिनेशन परसेंटेज। तो ठीक है, अब अपना जो बचा है बीज के अंदर वो कौन सा है, जो अपने जो 5 टाइप है ना, जो मूल केंद्रक बीज है, या जो पंजीकृत बीज है, प्रमाणित बीज है, ठीक है, आधार बीज है, वो पांचों के पांचों टाइप अपने अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।